कैसे हैं आप लोग। बेटा आज मैं क्लास 7th का लाइट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि लाइट चैप्टर में हमें प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आता। तो आज लाइट चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन बना रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रकाश होता क्या है ना। प्रकाश क्या होता है हम उसे देखेंगे। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो चीज़ों को हमें दृश्यमान बनाता है। मतलब प्रकाश वो चीज़ है, वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। अब देखिए, इसमें एक सीधा सा वो लिखा हुआ है कि अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाओ, प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी होगी। सीधी मतलब एकदम स्ट्रेट जाती है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो किसी और चीज़ से भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे एक कैंडल जला दी, ठीक है, ये कैंडल जल गई। इसको हम एक पाइप के थ्रू देख रहे हैं, सीधे पाइप के थ्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे वो कैंडल नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पाइप को मोड़ दूँ, मैं इस पाइप को बना देती हूँ ऐसा, तो अब क्या यहाँ से मुझे कैंडल नज़र आएगी? नहीं आएगी, है ना। इसका मतलब प्रकाश केवल सीधी रेखा में चलता है। जब तक ये पाइप सीधा था मुझे तभी तक वो कैंडल नज़र आ रही थी, और जैसे ही वो पाइप टेढ़ा हुआ मुझे कैंडल नज़र आनी बंद हो गई। तो जो चीज़ें सीधे बिल्कुल उसमें लाइट के रास्ते में आएंगी, सिर्फ वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में प्रकाश के प्रसार को प्रकाश के आयताकार प्रसार के रूप में जाना जाता है। ये लाइन आपके काम की नहीं है तो इसको हम कट कर देते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। आप झुके हुए तिनके के माध्यम से लौ को नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर पाइप मुड़ा हुआ है तो आप कैंडल को नहीं देख पाएंगे, तो ये उसी से मिलता जुलता है। उसके बाद है चमकदार और प्रकाशित वस्तुएं। चमकदार और प्रकाशित वस्तुएं क्या हैं? जो भी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसे चमकदार वस्तु कहा जाता है। ठीक है, जैसे सूरज, जैसे चांद, भले ही वो सूरज के प्रकाश से चमकता है लेकिन उसमें से वो प्रकाश की वजह से दिख रहा है और हमें वो दूर से चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, हमारे आसपास की अधिकांश वस्तुएं प्रकाशित हैं, वे इसीलिए चमकीले दिखाई देते हैं क्योंकि उन पर प्रकाश पड़ता है। तो मतलब अगर किसी के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और वो उसकी वजह से भी चमक रहा है तो वो चमकदार चीज़ों में या प्रकाशित वस्तुओं में आएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आप चीज़ें कब देखते हैं, यानी कि हमें चीज़ें कब दिखाई देती हैं। तो हम चीज़ें कब देखते हैं बेटा, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। आप चीज़ें कब देखते हैं? हमको चीज़ें तब दिखाई देती हैं जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा। लेकिन कैसे पड़ेगा? उससे पहले प्रकाश हमारे पास आएगा, हमारी आँखों मतलब उस वस्तु से टकरा के हमारी आँखों तक आएगा, तब हमें वो चीज़ दिखाई देगी। समझ रहे? प्रकाश पहले किसी भी वस्तु पर टकराकर हमारी आँखों पर आएगा, तब वो चीज़ हमें दिखाई देगी। अगर प्रकाश उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आता है तो वस्तु में नहीं दिखाई देगी। जैसे आप एक रूम में बैठे हो तो दूसरे रूम की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि प्रकाश वहाँ भी है, हमारे रूम में भी है, लेकिन प्रकाश उस रूम से टकरा के दूसरे रूम में हमारी आंखों तक नहीं आएगा। तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे, इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है कि प्रकाश होना चाहिए वहाँ पे, वो प्रकाश टकराना चाहिए उस वस्तु पर और फिर हमारी आंखों तक आना चाहिए, तो ही हमें वो चीज़ नज़र आती है। ठीक है, चलिए। जब आप समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी कि जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश पहले दर्पण तक जाएगा और फिर दर्पण से टकरा के वापस हमारी आंखों में आएगा, तो फिर वो हमको नज़र आता है दर्पण। ठीक है,
और उसके अंदर का प्रतिबिंब भी। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी भी चीज़ पर जाकर टकराता है और उसके बाद वापस आता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? जब प्रकाश किसी भी चीज़ पर जाएगा और टकरा कर वापस आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब परावर्तित होने वाला प्रकाश सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो नियमित है या फैला हुआ है। नियमित और फैला हुआ क्या होता है बेटा? अगर प्रकाश किसी बिल्कुल प्लेन स्मूथ जगह पे जाकर टकराएगा, ये टकरा रही हैं प्रकाश की किरणें, तो ये बिल्कुल सीधी जाएंगी, ऐसे सीधी। ठीक है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, एकदम सीधी जाएगी, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश कहीं रफ साइड पे पड़ रहा है, ये रफ है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो जो प्रकाश है वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। ठीक है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित और अनियमित आपको पता चल गया। किस पे डिपेंड करता है? सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैसी है सतह, स्मूथ है या रफ है। जो मैंने भी आपको ऊपर समझाया था वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। नियमित प्रतिबिंब, जब प्रकाश समतल दर्पण जैसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो नियमित रूप से परावर्तित होता है। ठीक है, परावर्तन प्रसार, खुरदरी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, यानी कि ये परावर्तित प्रकाश को विसरित कर देता है, फैला देता है ना, इधर उधर बिखेर देता है। उसके बाद है छवि। छवि क्या होती है? उसे हम प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, एक छवि किसी वस्तु का एक ऑप्टिकल प्रतिनिधित्व है। एक छवि या तो वास्तविक या आभासी हो सकती है। ये लाइन थोड़ी सी आप लोगों के लिए टिपिकल है, इसे रहने देते हैं। बस आप ये समझ लो कि छवि मतलब प्रतिबिंब। कोई भी हम दर्पण में देख रहे हैं तो उसमें प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। हम किसी बर्तन में, प्लेट में देखते हैं तो हमें उसमें प्रतिबिंब नज़र आता है। ठीक है, तो वो वास्तविक भी हो सकता है प्रतिबिंब और आभासी भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वास्तविक क्या और आभासी क्या है? वे छवियां जिन्हें स्क्रीन पर बनाया जा सकता है वो वास्तविक छवि कहलाती हैं, और जो स्क्रीन पर नहीं बनती है वो आभासी बनती है। ठीक है, जैसे हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो दर्पण में जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, आप देखोगे कि आप 2 कदम पीछे चलोगे तो आपका प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे जाएगा। लेकिन क्या दर्पण के पीछे स्पेस है 2 कदम जाने के लिए, 4 कदम जाने के लिए? नहीं है ना। तो वो जो है उसके अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब है बेटा। और जिस प्रतिबिंब को आप स्क्रीन पर उतार सकते हो, जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे पर्दे पे मूवी चलती रहती है, तो वो स्क्रीन पे आ रही है ना, तो उन प्रतिबिंब को, उन इमेजेस को, उनको हम वास्तविक प्रतिबिंब या वास्तविक छवि कहते हैं। ठीक है, मानव आंखें और अन्य जानवरों की आंखें लेंस की सहायता से चित्र बनाती हैं। आपको पता है हमारी आंखों में दूसरे की, जिसको भी हम देखते हैं, जिस चीज़ को भी, उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। ठीक है, अब है बेटा समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बनी छवि के लक्षण, मतलब समतल दर्पण में जब हम खुद को देखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। आपको पता है, मैंने भी आपको बताया कि आप दर्पण में देखोगे तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है और हमेशा सीधा बनता है। सीधे दिखते हैं ना, हमारा सर नीचे पैर ऊपर तो नहीं दिखता, तो इसका मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है छवि पार्श्व व्युत्क्रमण से गुजरती है। अब ये पार्श्व व्युत्क्रमण क्या है? सुनिए, समतल दर्पण में जब आप अपने आप को देखते हो और आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो दर्पण में आपको लेफ्ट हैंड ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, सीधे का उल्टा और उल्टे का सीधा दिखता है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, इसे कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण। यह आपको ऐसे क्लियर होगा जैसे ABCD होती है ना, अल्फ़ाबेट्स। A को आप दर्पण में देखोगे तो A ही दिखेगा, लेकिन B को जब आप दर्पण में देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा।
ये है पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है बेटा, समतल दर्पण से बनी छवि का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। जब अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो जितने बड़े हम होते हैं, जितना हमारा साइज होता है, उतना ही बड़ा हमें साइज दिखता है अंदर। तो इसका मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। फिर है दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण से छवि की दूरी के बराबर होती है। अगर मैं दर्पण से 2 मीटर पीछे खड़ी हूँ तो मेरा जो प्रतिबिंब है, मेरी जो छवि है, वो भी दर्पण के अंदर मुझे लगेगा कि 2 मीटर दूर खड़ा है मेरा जो प्रतिबिंब है। और अगर मैं 2 मीटर और दूर हो जाती हूँ, यानी कि मैं 4 मीटर दूर हो जाती हूँ, तो मेरा प्रतिबिंब भी 4 मीटर दूर रहेगा। ठीक है, तो ये है कि जो दूरी है, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि कोई भी वस्तु रखी है अगर, उसकी दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, अब इन्होंने पार्श्व व्युत्क्रमण यहाँ पे समझाया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एक समतल दर्पण एक छवि को उलट देता है। इसका मतलब ये है कि जब हम समतल दर्पण में अपनी छवि देखते हैं तो हमारा दाहिना भाग बायां और बायां भाग दाहिना दिखता है। केवल पार्श्वों की अदला बदली की गई है, प्रतिबिंब सीधा उल्टा नहीं दिखता। पार्श्व मतलब साइड्स चेंज होती हैं, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस शब्द लिखा रहता है वो भी इसीलिए ऐसा लिखा होता है, वो भी पार्श्व व्युत्क्रमण के अकॉर्डिंग लिखा होता है। क्यों? जिससे कि जो आगे जाने वाली गाड़ी है उनका जो साइड मिरर होता है बेटा, उसमें जब पीछे की गाड़ी दिखे तो उसमें एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखे और उन्हें पता लग जाए कि उनके पीछे एम्बुलेंस आ रही है और वो उसे देख सकें और उसको रास्ता दे सकें। इसीलिए एम्बुलेंस में हमेशा पार्श्व व्युत्क्रमण के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस लिखा रहता है। इसके बाद है समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? समतल दर्पण के कारण होने वाले नियमित प्रतिबिंब का उपयोग टेलीविजन शो के लिए चित्र रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप बेटा एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको ज़्यादातर हम आर्मी में भी यूज़ करते हैं उसे। ठीक है, उसको आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं उसे रोशन करने के लिए माइक्रोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये समतल दर्पण के उपयोग है और हम खुद को देखने के लिए तो करते ही हैं। उसके बाद है बेटा गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण क्या है? समतल दर्पणों के विपरीत जो सपाट होते हैं, जो सपाट समतल दर्पण सपाट होते हैं, गोलाकार दर्पणों की सतह घुमावदार होती है। गोलाकार दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, दर्पण ये कैसे बनते हैं गोलाकार। समतल दर्पण तो ऐसे सीधा होता है, इसका एक साइड पेंटेड होता है और दूसरी साइड पे प्रकाश पड़ता है। ठीक है, गोलाकार क्या होते हैं? ये माना जाता है कि ये एक गोला है, ठीक है, इसमें से आपने ऐसे करके एक पीस काट दिया तो भी ये टुकड़ा हमें ऐसे मिला। अगर आप इसको बाहर से पेंट कर देते हो तो ये बनता है अवतल दर्पण। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस टुकड़े को अंदर से पेंट कर दिया और प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ेंगी तो ये बनेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। आई होप उत्तल अवतल में आपको अंतर पता चल गया होगा। चलिए, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह भीतर की ओर होता है, यानी कि बाहर की तरफ से पेंटेड होता है और परावर्तन जो है, जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो अंदर की तरफ पड़ती है ना। इसे अभिसरण दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। क्यों अभिसरण के रूप में जाना जाता है? क्योंकि जब यहाँ पे किरणें पड़ेंगी तो परावर्तन के बाद ये एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, इसीलिए इसे हम अभिसरण दर्पण के रूप में जानते हैं। उसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहरी तरफ होती है, यानी कि इसके अंदर की तरफ पेंट होगा और परावर्तन बाहर की तरफ होगा। इसे अपसारी दर्पण के रूप में जाना जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की समांतर किरण अलग हो जाती है।
इसे अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किरणें यहाँ पे आती हैं तो वो टकरा के ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए मैं समझा देती हूँ, ऐसे ये अंदर से पेंटेड है, किरणें आएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे, ठीक है। इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद है अवतल दर्पण, वास्तविक छवियां बनाते हैं। यानी कि जो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जो भी छवि बनेगी वो वास्तविक होती है। तो वास्तविक होगी मतलब वो स्क्रीन पे बनाई जा सकती है। और प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण की बात हो रही है। ये देखिए इसमें डायग्राम दिख रहा है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे हमें उल्टी दिख रही है, ये रही, ठीक है। तो उल्टा दिखेगा और स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यहाँ पे कोई पेपर लगाया हुआ है या कार्डबोर्ड लगाया हुआ है तो उसमें हमें दिख रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? बड़े फोकल लेंस के अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। शेविंग दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? जिससे कि फेस थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे और शेविंग की वजह से कट ना लगे, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। मतलब जो आगे जो लाइट्स लगी होती हैं कार में या किसी सर्च लाइट के लिए, इन सब चीज़ों में ये इस पर लाइट पड़ के अवतल दर्पण पे एक बिंदु पे फोकसित होती है, तो इसलिए इसका काम परावर्तक के रूप में किया जाता है, इसका यूज़। परावर्तन दूरबीनों में अवतल और उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों का ही उपयोग किया जाएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर जैसे उपकरणों में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण केवल आभासी छवि बनाते हैं, यानी कि इसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, कागज़ की शीट पे नहीं उतार सकते। और जैसे अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता था, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। सॉरी बच्चों। इसके बाद है उत्तल दर्पण केवल आभासी छवि बनाते हैं, यानी कि जो उत्तल दर्पण है वो आभासी छवि बनाएंगे। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था, ये इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, स्क्रीन पे नहीं बन सकता, सीधे सीधे इसकी वैसे इमेज बनेगी, ठीक है। स्क्रीन पे हम इसे नहीं बना सकते। उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग है? बसों में चालक को पूरी बस देखने में मदद करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि साइड में जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। और हाँ ये लिखा हुआ है कि वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में भी किया जाता है और पूरी बस को देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सुपरमार्केट में क्षेत्र दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़े एरिया को बेटा कवर कर सकता है, इसीलिए इसका उपयोग सुपरमार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए किया जाता है, ज़्यादा एरिया को ये दिखा सकता है उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद है लेंस। लेंस कांच जैसे एक पारदर्शी पदार्थ है, इसकी दो सतह होती हैं जिसमें से कम एक गोलाकार सतह होती है। लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए लेंस क्या है, लेंस किस तरह से बनता है। इसमें हमने दो गोले ले लिए ऐसे, ठीक है। अब इसमें से हमने इस एरिया को, एक मिनट, ये तो इसमें जो ये वाला एरिया है, ये वाला बेटा, ये बीच वाला एरिया, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये इसकी तरह बना हुआ है, यानी कि वो लेंस जो बीच से मोटा और किनारों पे से पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने कांच को कुछ इस तरह से लिया है तो ध्यान दीजिएगा इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे
ये जो लेंस होता है जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया उत्तल अवतल। चलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने से गुजरने वाले प्रकाश की दी गई समांतर किरण को अभिसरण करते हैं। ठीक है, इसका भी यही है कि ये एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, इसीलिए इनको अभिसरण कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि अभिसरण करते हैं और ये बीच से मोटे और किनारों से पतले होते हैं। उसके बाद है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका उल्टा होगा। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये किरणों को फैला देते हैं। ये बीच से पतले और किनारों से मोटे होते हैं। एक लेंस में दो गोलाकार सतह होती हैं, इसलिए इसमें वक्रता के दो केंद्र होते हैं, लेंस के प्रत्येक तरफ एक। लेंस के दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। बेटा ये क्लास 7th के लिए नहीं है, लेकिन ये क्लास 10th में गिवन है कि जो भी, जैसे ये लेंस है, ये लेंस है, एक मिनट, जैसे कि ये लेंस है, तो एक तो होगा बेटा ये वाला सर्कल, एक होगा ये वाला सर्कल, तो दोनों के केंद्र अलग अलग होंगे, तो इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं और इन दोनों को जो लाइन जोड़ती है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ? चलिए, अवतल लेंस द्वारा निर्मित छवि। अवतल लेंस कैसी छवि बनाएगा? वास्तविक छवि नहीं बनाता है, यानी कि आभासी छवि बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अभिसरित नहीं होती है ना, फैल जाती हैं, एक बिंदु पर फोकसित नहीं होती, तो ये आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है, फैलाता है, ठीक है, बाहर की तरफ मोड़ता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि। उत्तल लेंस वही है कि वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। जब वस्तुओं को उत्तल लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो छवि वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु से बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, और जब वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत पास रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। देखिए ये पास रखा है, ये बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। उत्तल लेंस से गुजरने वाला प्रकाश अभिसरित होता है, वह ये के अंदर की तरफ मोड़ देता है, एक पॉइंट पे फोकसित कर देता है, इसीलिए ये कागज़ को भी जला सकता है। कैसे कागज़ को जलाएगा? उत्तल लेंस है ये, इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश होएगा वो ऐसे ऐसे एक बिंदु पे फोकसित होएगा। तो क्या करते हैं कि कुछ बच्चे भी लेंस से करते हैं, तो हो सकता है आप में से भी किसी ने किया हो कि एक पेपर ले लिया, ये पेपर, शीट ऑफ पेपर है, इस पे बच्चे लेंस यहाँ पे लगा दिया है लेंस। अब क्या है, किरणें जो हैं वो एक बिंदु पे फोकसित हो रही है, एक बिंदु पे फोकसित हो रही है, और फिर क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे हीट शुरू हो जाती है, हीट होना शुरू हो जाता है कागज़ और फिर ये जल जाता है। ठीक है, तो कागज़ को जलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बच्चे करते हैं, ज़्यादातर खेल की तरह लेते हैं इसे। अब उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग, क्या उपयोग है? ये यहाँ पे गलत लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, इंग्लिश में कहते हैं उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस की तरह होता है, तो चीज़ों को बड़ा दिखाता है। नेत्र दोषों को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल दोनों, डिपेंड करता है कि कैसा नेत्र दोष है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब 10th के कॉन्सेप्ट हैं। बस अभी 7th वाले बच्चे ये याद रखेंगे कि नेत्र दोषों को दूर करने के लिए इनका उपयोग होता है, उत्तल अवतल दोनों का। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग पीप होल के रूप में उपयोग किया जाता है। पीप होल क्या होता है बेटा? किसी किसी के डोर में लगा रहता है, घर के दरवाजों में
कि कोई आया है, तो आप छोटे से उसमें लेंस लगा होता है जिसमें से आप देखते हो, तो सामने दिखता है कि कौन आया है घर के अंदर, है ना। आपको दरवाज़ा खोलना है नहीं खोलना, आप उसमें से पहले देख के चेक करते हो कि बाहर कौन है, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलते हो। उसे पीप होल कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है उसका उपयोग पीप होल के रूप में भी किया जाता है। कैमरे और प्रोजेक्टर के लिए उत्तल और अवतल दोनों का ही उपयोग किया जाता है, और इनका उपयोग दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी के लिए भी होता है। उसके बाद है बेटे प्रकाश का फैलाव। प्रकाश का फैलाव का क्या मतलब है? जब सफ़ेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सफ़ेद लाइट बेटा 7 कलर्स में टूट जाती है, ठीक है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और ये जो बैंड प्राप्त हो रहा है, ये जो 7 कलर्स हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसका जो क्रम होता है वो इंद्रधनुष वाला क्रम होता है, इसे हम विबग्योर कहते हैं। पूरा लिख के दिखा रही मैं इंग्लिश में, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर मतलब हर लेटर का, हर अल्फ़ाबेट का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। विबग्योर। V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O ऑरेंज और R रेड। तो इसी फॉर्म में कलर्स दिखते हैं। हम नीचे से देखोगे ये वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो ये 7 कलर्स इसी फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। ये प्रकाश का फैलाव, मतलब जो सफ़ेद जो रोशनी है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और ये 7 रंग इंद्रधनुष वाले रंग होते हैं। इनको याद करने का तरीका है विबग्योर। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये भी 10th का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं बता दे रही हूँ। इंद्रधनुष में अलग अलग रंग जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण बने होते हैं, क्योंकि बारिश के बाद हवा में छोटी छोटी पानी की बूंदों से गुजरता है, ठीक है। तो अलग अलग रंग आकाश में एक बड़े से गोले के रूप में, बड़े वक्र के रूप में, यानी कि मुड़े हुए, जिस तरह से लेंस होता है ना ऐसे दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। लास्ट है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क में क्या है कि जो न्यूटन डिस्क है इसमें भी यही बताया गया है कि कैसे 7 रंग हैं उनसे मिलके सफ़ेद रंग बनता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है बच्चा कि आप कोई भी सीडी ले लीजिए या कोई भी गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप 7 बराबर उसमें पेंसिल से निशान बना के 7 बराबर बराबर खाने बना लें, और हर खाने में विबग्योर वाले कलर्स भर दें। इसको अगर आप तेज़ी से घुमाएं किसी मोटर की सहायता से, किसी और चीज़ की सहायता से, तो जब ये घूमेगा बहुत तेज़ी से तो ये वाइट कलर का दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये है वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों से मिलके बनी है, ठीक है बेटा। यही आज का टॉपिक था, लाइट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको पता चले। थैंक यू।